हमारा जो 11th क्लास में चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पे पूरी तरीके से बेस्ड है। जहां जहां 11 की बातें आएंगी वहां मैं एक बार रिवाइज करती चलूंगी, आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी, जिससे आपको जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से नई हो जाए और आपके दिमाग में सारी चीजें दोबारा से सेट हो जाए। तो आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर में अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट मुझे क्या आपको पढ़ाना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में मैं आपके साथ से 3 तरीके की चीजें डिस्कस करूंगी। एक तो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम ये 3 चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते रहेंगे, लेकिन ये 3 मेन टॉपिक है। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो 2 टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री मीन्स हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। केमिस्ट्री का मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शन का प्रोसीड होना या किसी केमिकल चेंज का होना केमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकंड एनर्जी इज केमिकल एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, या हम कहें कि व्हेन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप की जो एनर्जी है। कौन कौन सी एनर्जी में आपसे बात कर रही हूँ? फर्स्ट एनर्जी में आपसे बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर मैं आपसे कहूं कैसे केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे केमिकल काइनेटिक्स भी हमारा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सेम ये चैप्टर भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, कैसे करेंगे ये डील करेंगे, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ये डील करेंगे। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। बेटा एक मिनट देखते हैं, स्तुति आई या नहीं आई, एक बार दोबारा देख लो, उसका मैसेज आया है। मैनी फोन इज प्रॉब्लम, सॉरी आई एम नॉट एबल टू। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कैसे कन्वर्ट हो रही है इसको हमें इस चैप्टर में देखना है। तो फर्स्ट मैंने आपसे कहा कि मैं डिस्कस करूंगी आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट इज अ डिवाइस, it is a device which convert, it is a device which convert electrical chemical energy, which convert chemical energy into electrical energy, electrical energy। इस डिवाइस में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो मेरे हिसाब से सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्लियर हो गया होगा। इसी सेल को हम एक और नाम दे देते हैं वोलेटिक सेल। वोलेटिक सेल ये हमने सब 11th में डिस्कस किया है। इसी सेल को हम एक और नाम दे देते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहूं, मैं आपसे डिस्कस करूं वोलेटिक सेल, मैं आपको गैल्वेनिक सेल कहूं, एक ही बात है। तो कहीं कहीं पे वर्ड आपको गैल्वेनिक सेल मिलेगा, कहीं कहीं पे वर्ड आपको वोलेटिक सेल मिलेगा, कहीं कहीं पे वर्ड आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा। तो ये तीनों एक ही की बात हो रही है। और मैंने आपको कहा एक ऐसी सेल या एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा और 11th की बात करूंगी, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था उस समय पर। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और हमने दो टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और सेकंड हमने पढ़ी थी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? क्या सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? क्लियर हो रहा है मैं क्या डिस्कस से इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ये सब क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले मैं कौन सी डिस्कस करूंगी आपके साथ? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। फोकस करना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। हम बिल्कुल बेस से चलेंगे, जैसे चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए। न्यूमेरिकल बेस चैप्टर है, कंसेप्ट आपका एक एक क्लियर होना चाहिए। इसलिए बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मुझे 11 का भी अगर बताना पड़ रहा है तो मुझे कोई इशू नहीं है, पर आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, दोबारा से अच्छे से इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। मैंने एक कंटेनर लिया, अ सिंगल कंटेनर। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड इन अ सिंगल कंटेनर। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड इन अ सिंगल कंटेनर। आपको सिर्फ एक ही कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, आपको दो दो कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। मैंने इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन लिया जिस सॉल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है। आई थिंक सबको पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है। तो इट इज ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट इज एक्वस इन नेचर। अगर कोई चीज सॉल्यूशन फॉर्म में होती है तो वो एक्वस होती है, तो मैं लिखा कॉपर सल्फेट एक्वस इन नेचर। अब फोकस करो, आपने पढ़ा है यू नो व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट? CuSO4.5H2। इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। और एक होता है आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। फोकस करना, इट इज ए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड एंड इट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पर इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। और जहां वाटर प्रेजेंट होता है किसी सॉल्ट में, अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्ट आयनाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये वाला जो सॉल्ट है ये आयनाइज्ड हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन में ये वाला सॉल्ट आयनाइज्ड हो जाएगा, जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। एनहाइड्रस सॉल्ट जो है ये आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। जहां वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते वहां सॉल्ट आयनाइज नहीं हो पाता, तो ये सॉल्ट आयनाइज नहीं होगा। इस सॉल्ट के पास ना तो कॉपर आयन है और ना इस सॉल्ट के साथ सल्फेट आयन है। पर ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन भी है, Cu2 पॉजिटिव आयन भी है, और इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन भी है, SO4 2 नेगेटिव आयन। क्योंकि जहां वाटर है वहां सॉल्ट आयनाइज्ड हो जाएगा। और ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है, इस आयन की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। जिसके पास ये आयन होगी उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा। तो इस वाले कॉपर सल्फेट के पास तो ये आयन नहीं है, तो इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर होता है व्हाइट, जबकि
एनहाइड्रस के अलावा हम हाइड्रस वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखें तो इसका कलर होता है ब्लू। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू और इसका कलर होता है व्हाइट। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इसके पास कॉपर आयन है इसलिए इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू है और इसके पास कॉपर आयन नहीं है इसलिए ये व्हाइट है। तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ब्लू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन होने की वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू है। यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू कब होगा? जब उस सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट होगी, Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर जब भी प्रेजेंट होगी, कम क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि कॉपर आयन होनी चाहिए। कॉपर आयन होगी तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा और कॉपर आयन एब्सेंट होगी तो सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू नहीं होगा, फेड होगा लेकिन ब्लू नहीं होगा। अब मैंने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक रॉड ली, जिंक मेटल की रॉड, और मैंने इसमें जिंक मेटल की रॉड को डिप कर दिया। इट इज अ जिंक मेटल रॉड। इट इज अ जिंक मेटल रॉड। ये जिंक मेटल की एक रॉड है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर मैं आपसे बात करूं, यस कौन बोल रहा है? गुण बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा तो नहीं पेन की वजह से दिखाई ना दे रहा हो? दोबारा से एक बार कनेक्ट करो बेटा। क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है या सिर्फ गुण के साथ आ रही है? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो गुण एक बार कनेक्ट होके आ जाएगी अभी। बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? ठीक है, गुण अभी आ जाएगी। तो मैंने आपसे कहा ये जिंक मेटल की रॉड है और जो मेटल रॉड होती हैं उनकी स्टेट अगर मैं आपसे बात करूं, मेटल रॉड की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। मेटल रॉड की जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट अगर मैं बात करूं, सभी मेटल सॉलिड स्टेट में होती है मरकरी को छोड़कर। तो जिंक मेटल की स्टेट भी हमारी कैसी है? सॉलिड। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक मेटल ऊपर आती है और कॉपर मेटल नीचे आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबको याद आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद करें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, याद करिएगा, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव उसका ऑक्सीडेशन होता है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने आपसे कहा इन दोनों में जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव और कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव। और मैंने कहा कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है। तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जब ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो जिंक यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। मेरे हिसाब से सबको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। कॉपर मेटल लेस रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है। उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर मुझे कोई दो मेटल दे दी जाए और मुझसे पूछे कि किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन होगा, तो मुझे आंसर क्या करना है? मुझे आंसर करना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, विच इज मोर रिएक्टिव, उसका ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव उसका रिडक्शन। तो कॉपर मेटल का क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन प्रोसेस में सबको पता है इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के गेन होने के प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड होगा। तो कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड होगी और जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ इस सेल में मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक मेटल को की रॉड को डिप करके रख दिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं करी रिएक्शन को करने के लिए, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया कि मेरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड होता जा रहा है। मेरे सॉल्यूशन का कलर कैसा था? ब्लू। लेकिन मुझे अब क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कुछ डिसअपियर होने लगा है, कुछ फेड होने लगा है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं ऑब्जर्वेशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जब मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डिप किया तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिला? मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये मिला
कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर सॉल्यूशन का गायब होने लग रहा है। ऐसा क्यों, अभी डिस्कस करते हैं कि ब्लू कलर क्यों डिसअपीयर हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन मुझे क्या देखने को मिला कि जो जिंक रॉड है इसका वेट कम होता जा रहा है। ये मेरे को दूसरा ऑब्जर्वेशन मिला कि जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट, वेट में ये रिड्यूस होने लगी, ऐसा भी मुझे ऑब्जर्वेशन हुआ। तीसरा ऑब्जर्वेशन मुझे क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में नीचे मुझे रेड कलर का पीपीटी फॉर्म होने लगा, ऐसा भी मुझे मिला। तो एक ऑब्जर्वेशन मुझे ये मिला, रेड पीपीटी ऑफ कॉपर मेटल फॉर्म, कॉपर मेटल फॉर्म, मुझे रेड कलर का पीपीटी भी इस सॉल्यूशन में मिलने लगा नीचे। और मुझे एक और ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मैंने बाहर से इस कंटेनर को टच किया, और जब मैंने बाहर से इस कंटेनर को टच किया तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि कंटेनर बाहर से गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है बाहर से कंटेनर। इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से कंटेनर गर्म हो रहा है। तो कंटेनर गर्म होने का मतलब है इस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज हो रहा है, इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। मेरे हिसाब से सबको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर आपके साथ में डिस्कस करूं तो मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर राइजेस, जो मैं कह सकती हूं कि एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी रिलीज। किसको ब्लर दिखाई दे रही है, किसको ब्लर दिखाई दे रही है, मेरे नेटवर्क रेड हो रहे हैं। आप सबको क्लियर दिखाई दे रही है या दोबारा से एक बार कनेक्ट करूं? क्लियर दिख रहा है आप सब? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा फोकस करना, दोबारा से ऑब्जर्वेशन एक एक करके डिस्कस कर रही हूं मैं। इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, क्यों? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू था। लेकिन अब मैंने ऑब्जर्वेशन फर्स्ट जो लिखा वो ये लिखा कि ब्लू कलर जो सॉल्यूशन का है वो फेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड होके क्या कर रही है, जिंक मेटल का जो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड होके जिंक मेटल Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, जिंक एटॉमिक नंबर इज 30, और 30 को अगर आप सेल वाइज डिवाइड करें तो फर्स्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ सेल जो है वो कंटेन कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो in last cell of the zinc contain only 2 electrons, so zinc lose 2 electrons, जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब वापस अगर आप इसमें देखें तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो कि जिंक ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या टपकेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जब टपकेगा जिंक आयन। जैसे ही आयन बनेगा, आयन कभी भी मेटल की रॉड पर स्टे नहीं कर सकता, आयन हमेशा सॉल्यूशन में ही स्टे करेगा। तो यहां से जिंक मेटल की रॉड से Zn2 पॉजिटिव आयन नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करे थे वो कहाँ हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल की रॉड पर ही घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मेटल की रॉड पे ही मूव कर सकते हैं। कभी पानी में मूव करते हो सुना है कि इलेक्ट्रॉन पानी में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मेटल की रॉड पर फ्लो कर सकते हैं, और जो आयंस है वो हमेशा सॉल्यूशन में फ्लो कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने जिंक ने लूज करे वो इस मेटल की रॉड पे प्रेजेंट है, और इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट में कॉपर के जो आयंस है उनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कॉपर आयन क्या करेगा, यहाँ पर भी कॉपर आयन होगा, यहाँ भी कॉपर आयन होगा, यहाँ भी होगा, पूरे सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है। तो कॉपर आयन फटाफट से इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर मेटल का कलर रेडिश ब्राउन होता है और कॉपर आयन का कलर ब्लू होता है।
तो कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। और जैसे ही कॉपर बनेगा रेड पीपीटी फॉर्म होगा। तो कॉपर बनते ही कॉपर यहाँ एक कॉपर आयन से एक कॉपर मेटल बना जो नीचे आके गिर जाएगा। तो यहाँ इस जगह पर कॉपर का रेड पीपीटी डिपॉजिट होता चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से एक जिंक मेटल फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो जिंक क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव आयन। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे, फिर एक और Zn2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, फिर से कॉपर बनेगा। इस तरीके से जिंक मेटल की रॉड से Zn के एटम्स Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में आते जाएंगे और धीरे धीरे ये रॉड रिड्यूस होती जाएगी, इसका वेट रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जिंक मेटल की रॉड से एक एक जिंक का एटम Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में गिरता जा रहा है। और Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में से रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर बनाता जा रहा है। तो सॉल्यूशन में से क्या कम होता जा रहा है? Cu2 पॉजिटिव आयन कम होता जा रहा है, जो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है? कॉपर मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये आयन कम होगा तो ब्लू कलर कम होता जाएगा। तो इस आयन की डेफिशिएंसी होने की वजह से सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड अप होने लगा। और कॉपर मेटल बनने की वजह से रेड पीपीटी फॉर्म होने लगा। तो 2 ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। जिंक मेटल की रॉड से जिंक का एक एक एटम निकल के सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है। तो जिंक मेटल की रॉड का वेट कम होता जाएगा। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट में रिड्यूस हो रही है। चौथा ऑब्जर्वेशन, जब हमने टच करके कंटेनर को देखा तो पता चला कि कंटेनर का टेम्परेचर बहुत गर्म हो चुका है। जब मैंने सॉल्यूशन में मेटल की रॉड डाली थी उस समय कंटेनर बिल्कुल ठंडा था, लेकिन कुछ समय बाद 5 या 10 मिनट बाद मैंने कंटेनर को टच करके देखा तो मेरा कंटेनर गर्म था, जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी रिएक्शन, इस कंटेनर में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट रिलीज हो रही है और टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ रहा है। तो ये चारों ऑब्जर्वेशन क्या आपको समझ में आ गए? जिन 4 ऑब्जर्वेशन की बात मैंने आपके साथ में करी है, क्या आपको ये 4 ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गए? सबको मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर मेरी बात को थोड़ा सा फोकस और करिएगा। यहां पर एक्चुअल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कॉपर आयन, वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन सब जगह प्रेजेंट है। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। हर जगह पर उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी है, हर जगह पर यूनिफॉर्मिटी के साथ में वो आयन प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे मेटल रॉड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर आयन फटाफट से वो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली रिसीव करता जाएगा। उसे किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए। तो दिस रिएक्शन इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस कंटेनर जिंक ऑक्सीडाइज एंड कॉपर आयन रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर प्रोसीड इन ए सिंगल कंटेनर। इसी कंटेनर के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी कंटेनर में कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है, और दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली जब एक साथ होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर अगर मैं आपके साथ रिएक्शन फोकस करूं, रिएक्शन डिस्कस करूं, तो जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको मैं कह रही हूं इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और कॉपर आयन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाया? कॉपर। और ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? आपकी रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रोसेस में, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस में जो हीट रिलीज हो रही है, वो हीट हमें किससे मिल रही है? हमने सेल में क्या डाला था? हमने कंटेनर में सिर्फ 2 केमिकल ही तो डाले थे, एक जिंक की रॉड, जिंक रॉड भी एक केमिकल है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी एक केमिकल है। केमिकल एनर्जी की हेल्प से हीट एनर्जी तो बनी, केमिकल एनर्जी की हेल्प से हीट एनर्जी तो जनरेट हुई, पर हम उसका कोई यूज नहीं कर पा रहे। हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अभी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट नहीं कर पाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन केमिकल एनर्जी की हेल्प से हमने हीट एनर्जी जनरेट कर ली। अब हम उस हीट को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि वो हीट कैसे भी यूटिलाइज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए।
तो हम ये जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है इसको अब किस फॉर्म में पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो वहां पर जो एनर्जी लिबरेट होगी वो वेस्ट नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी, केमिकल खर्च हो रहा है, लेकिन आपको हीट तो मिल रही है पर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही। हमारे चैप्टर का जो मोटो है, हमारे चैप्टर का जो इंटेंशन है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी जनरेट करनी है। हमें खाली केमिकल एनर्जी की हेल्प से हीट एनर्जी जनरेट नहीं करनी। ये मोटो नहीं है इस चैप्टर का। सबको मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं, ये जो रिएक्शन इस कंटेनर में हो रही है, क्या ये अपने आप हो रही है या इसको करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स दी गई? क्या मैंने बाहर से सनलाइट प्रोवाइड करी है या मैंने बाहर से कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है या बाहर से मैंने कोई हीट प्रोवाइड की है या अपने आप हो रही है? जैसे ही जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डाला, रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो गई। तो अपने आप बाय देयर ओन जब रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे स्पोन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई? स्पोन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये स्पोन्टेनियसली अपने आप हो रही है। दूसरा, इस रिएक्शन में आपने देखा कि हीट रिलीज हो रही है और जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर इस कंटेनर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है। स्पोन्टेनियस तो हो ही रही है, उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, और Cu2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली हो रही है, इससे मैं कह रही हूँ आपसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो इस कंटेनर के अंदर अगर आप फोकस करें तो 3 रिएक्शन एक साथ चल रही है। स्पोन्टेनियसली अपने आप हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है, इससे मैं कह रही हूँ रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, वो भी डायरेक्टली हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैंने आपको लास्ट ईयर एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, गिव्स फ्री एनर्जी। मैंने आपको कहा था व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो सेल है या जो हम जिस सिस्टम पे हम जिस सिस्टम पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। डेल्टा जी की वैल्यू जब 0 आती है तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे? जो सेल है या सिस्टम है वो फीजिबल है, वो काम कर सकता है, और ऐसे काम को हम स्पोन्टेनियस वर्क बोलते हैं। तो स्पोन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? लेस देन 0 मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। स्पोन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी। जो वर्क फीजिबल है, जो रिएक्शन फीजिबल है, जो रिएक्शन स्पोन्टेनियस है, उसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और जो वर्क या जो केमिकल रिएक्शन फीजिबल नहीं होती हैं उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव में आती है। लेकिन अभी जो रिएक्शन जिनकी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है या जो फीजिबल नहीं होती हैं, उन रिएक्शन को फीजिबल कैसे बनाया जाए, उन रिएक्शन को फीजिबल
बस 1 मिनट वेट करेंगे। रिया आ गई, चलिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको क्लियर? आवाज आ रही है सबको मेरी क्लियर? सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता रही थी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलेगी, और जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है वो केमिकल रिएक्शन फीजिएबल होती है, मतलब वो प्रोसीड हो सकती हैं। लेकिन जिन केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, क्या वो रिएक्शन कभी प्रोसीड करेंगी या नहीं करेंगी, या फीजिबल होंगी या नहीं होंगी? ऐसी रिएक्शन को फीजिबल करना क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? इसको हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल आइसोलेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स वाला केमिकल रिएक्शन करके चैप्टर है आपका, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर जो है आपका 5th और 6th नंबर का चैप्टर है, मेटलर्जी। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिन रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिलती है और वो रिएक्शन नॉट फीजिबल होती है, क्या उनको फीजिबल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। किसी भी लेवल तक अगर जाके किसी रिएक्शन को फीजिबल बनाया जा सकता है तो हम कोशिश करते हैं फीजिबल बनाने की, तो उनके क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है, वो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर अभी हमें सिर्फ इतना मतलब रखना है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन फीजिबल है। तो वो किसी भी रिएक्शन को देखकर या किसी भी रिएक्शन को आपको डाटा दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो हमें डाटा की हेल्प से ये बताना होगा कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन फिजिबल होती है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो ज्यादातर जो बुक्स हैं उसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आपकी ले रखी है जिंक कॉपर सेल की। जिंक और कॉपर की एक सेल बनाइए, एक डिवाइस बनाइए जिंक और कॉपर की। उस सेल को, जिंक कॉपर सेल की एक डिवाइस बनाई है जिसमें जिंक को यूज किया है और कॉपर को यूज किया है। बेसिकली मैं बात आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही कर रही हूं। अभी भी मैं आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, हमारा मोटो पूरा नहीं हुआ। वहां केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी तो बनी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक ऐसी सेल बनाने जा रहे हैं जिसको नाम मैं दे रही हूँ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको मैं नाम दे रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमारा मोटो कंप्लीट हो जाएगा। हम केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाएंगे। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपके कई नाम बताए। मैंने आपको कहा कि हम उसको वोलेटिक सेल भी कह सकते हैं, हम उसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। ऐसे ही जिंक और कॉपर की जो सेल है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक वोलेटिक सेल है, ये एक गैल्वेनिक सेल है। पर इन मेटल्स के नाम पर इसको एक डिफरेंट नाम दे दिया। इट इज नोन एज डेनियल सेल। इसको क्या नाम दिया? डेनियल सेल। लेकिन डेनियल सेल हम कब वर्ड यूज करेंगे? जब जिंक और कॉपर की बात होगी। अगर वो निकेल और लेड मेटल की बात करता है, या फिर वो आपसे बात करता है क्रोमियम और लेड मेटल की बात करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हो सकती है, वो गैल्वेनिक सेल तो हो सकती है, पर वो डेनियल सेल नहीं हो सकती। तो यहां पर डेनियल सेल इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो डेनियल सेल वर्ड आप तभी यूज करेंगे जब जिंक और कॉपर की बात करें। तो सभी बुक्स में जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल वो आपसे पूछेगा उसमें वो किसी भी मेटल को लेकर आपको दे सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जैसे उसने आपसे कहा कि आप क्रोमियम और लेड की सेल बनाइए,
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कई मेटल से बनती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिंक और कॉपर से बनती है, पर सभी बुक में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सभी बुक में जो डिटेल में समझा रखा है, वो जिंक और कॉपर को लेके समझा रखा है। तो जिंक और कॉपर की बनी हुई इलेक्ट्रिकल सेल को हम एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, डैनियल सेल, पर ये डैनियल सेल वर्ड जिंक और कॉपर के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी दो अदर मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो सारी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हो सकती हैं, गैल्वेनिक सेल हो सकती हैं, वोलेटिक सेल हो सकती है, पर उसको हम डैनियल सेल नाम नहीं दे सकते। तो मैं यहां लिख देती हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इट इज जस्ट एन example of electrochemical सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। अब हमें फुल